हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी 2026 के साइंस की प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं, जहां पे आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पीवाईक्यू आपके फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी में ही आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, वो भी डिटेल में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और आज हम उन्हीं प्रश्नों को सबसे ज़्यादा या उन टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिन टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और एक एक प्रश्नों को हम फुल डिटेल के साथ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। किस तत्व का रासायनिक चिन्ह OS होता है? ऑस्मियम का, ऑक्सीजन का, ऑग्नेशन का या फिर ओग्नेशियन का? किसका रासायनिक चिन्ह OS होता है? तो जो OS होता है ना, वो किसका रासायनिक चिन्ह होता है? ऑस्मियम का रासायनिक चिन्ह होता है। और ऑस्मियम एक प्रकार का ट्रांजिशन मेटल होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कैसा मेटल होता है? ट्रांजिशन। ठीक है, ये एक प्रकार का ट्रांजिशन मेटल होता है और बहुत ज़्यादा डेंस होता है, बहुत ज़्यादा घना होता है। बाकी ऑक्सीजन का रासायनिक चिन्ह क्या होगा? O होगा। ऑग्नेशियन का रासायनिक चिन्ह क्या होगा? OG होगा। और जो ऑग्नेशियम है ये कोई भी मान्य तत्व नहीं है, ये मतलब कोई भी एलिमेंट ही नहीं है। ऑस्मियम का OS होगा, ऑक्सीजन का O होगा और ऑग्नेशियन का क्या हो जाएगा? OG हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है, किसी बिंब के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है, यानी कोई प्रतिबिंब है उसमें, कोई बिंब है उसमें जो उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति क्या है? 2F से परे है, यानी सेंटर। 2F किसको बोलते हैं? 2F बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, केंद्र को। तो केंद्र से दूर है, वास्तविक और उल्टा है, आवर्धित है। आवर्धित मतलब क्या होता है? बड़ा है। आवर्धित मतलब क्या है? बड़ा है। तो बताइए वस्तु कहाँ पर रखी होगी? F और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी होगी, F यानी फोकस पे रखी होगी, फोकस और 2F यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी होगी, या 2F यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी होगी? बताइए कहाँ पे रखी होगी। देखिए, लेंस और दर्पण, ये टॉपिक तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, थ्योरी क्लासेस भी पढ़ी हैं। अभी आपकी जो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही थी उसी में हमने पढ़ा था, पूरा प्रकाश टॉपिक हमने कंप्लीट पढ़ा है। और लेंस और दर्पण ये तो अलग अलग क्लास में हमने फुल डिटेल से पढ़ा है, ट्रिक के द्वारा पढ़ा है। तो अगर आप वो क्लासेस पढ़ लेते हैं तो लेंस और दर्पण में कैसी प्रतिबिंब बनती है, उनकी स्थिति क्या होती है, उनकी प्रकृति क्या होती है, इससे आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, एक सिंगल भी डाउट उसमें नहीं रह जाएगा। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे किसकी बात की है? उत्तल लेंस की बात की है। तो ये देखिए एक उत्तल लेंस है, यहाँ पे क्या होता है? बीच में ये पोल होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है, एक फोकस होता है। अब क्योंकि लेंस है तो लेंस में साइड भी दो होती हैं, तो इधर फोकस भी दो होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होगा, अनंत भी दो होगा। तो देखिए F1 यानी फोकस 1 को दिखाता है, C1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र फर्स्ट को दिखाता है, और इधर क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है कि जो प्रतिबिंब बनता है 2F से परे बनता है। हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F भी लिख सकते हैं। तो 2F से परे मतलब 2F से दूर बनेगा, और 2F से दूर बनेगा तो कहाँ कहाँ बन सकता है? या तो वो बन सकता है अनंत पे, और या तो वो बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में। दो ही कंडीशन है। लेकिन क्या बोला है? जो वस्तु बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा, यानी इस डायरेक्शन में बनेगा और नीचे की तरफ प्रतिबिंब बनेगा, तभी उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक और उल्टा। और आवर्धित यानी बड़ा बनेगा। तो बड़ा कब बनता है? जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर जाते हैं। देखिए मैं पूरी स्थिति आपको समझाती हूँ। देखिए ऐसे नहीं आएगा समझ में, हम एक एक वस्तु रख के इसकी प्रतिबिंब की स्थिति पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम वस्तु रखिए, जो गोला होगा, गोला किसको बताएगा? वस्तु को बताएगा। और जो चौकोर बनाएंगे ये किसको बताएगा? इमेज या फिर प्रतिबिंब को बताएगा। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है, हम इसी के माध्यम से यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, तो हम पहली वस्तु कहाँ रखते हैं? पहली हम वस्तु रखते हैं अनंत पे। तो जैसे ही हम अनंत से, देखिए वस्तु हम क्या करेंगे, सॉरी पहली वस्तु हम रखते हैं फोकस पे। कहाँ पे रखेंगे? फोकस नहीं, अनंत से ही स्टार्ट करते हैं। तो हमने वस्तु को अनंत पे रख दिया। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे फोकस पे। कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। ये पहला प्रतिबिंब बना। ठीक, ये क्या हो जाएगा? पहला प्रतिबिंब हो जाएगा। दूसरी वस्तु को हमने रखा अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो दूसरा प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, ये दूसरा प्रतिबिंब बना। तीसरी, हम वस्तु को जैसे अनंत से फोकस की ओर खींचते आएंगे, वैसे ही प्रतिबिंब फोकस से अनंत की ओर बढ़ती जाएगी। ठीक है, अपोजिट
अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तीसरी वस्तु को हमने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाएगा, जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगा। चौथी वस्तु को हमने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में। ये चौथा प्रतिबिंब बना। पांचवी वस्तु रखी हमने फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाएगा, जाके अनंत पे बन जाएगा। यानी देखिए अनंत से हमने वस्तु रखना स्टार्ट किया, फोकस तक ले आए, तो प्रतिबिंब जो है वो फोकस से बनना स्टार्ट हुआ और अनंत तक गया। एक छठी कंडीशन भी होती है फोकस और पोल के बीच में जब वस्तु को रखी जाती है, उसको फिर हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देख ही लेते हैं। फोकस और पोल के बीच में जब हम वस्तु को, छठी वस्तु को रखते हैं, तो अब अनंत तक तो वैसे भी प्रतिबिंब जा चुका है ना। तो अब प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, जिधर वस्तु रखी है, यानी इधर ही आके एक प्रतिबिंब, छठे प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो फोकस पे वस्तु जो प्रतिबिंब बनी है वो कैसी प्रतिबिंब होगी, सबसे छोटी प्रतिबिंब होगी। कैसी होगी, सबसे छोटी प्रतिबिंब होगी। फिर उससे बड़ी ये होगी, उससे बड़ी ये होगी। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्रतिबिंब बना है ये वस्तु के बराबर होता है। अब देखिए अगर केंद्र पे, वक्रता केंद्र पे ही वक्रता केंद्र पे ही अगर वस्तु को रखा गया, प्रतिबिंब भी अगर वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, हमेशा बराबर होगा। और ये जो प्रतिबिंब चौथे नंबर और पांचवें नंबर के प्रतिबिंब हैं, ये क्या होंगे, वस्तु से बड़े होंगे। जो पांचवें नंबर का प्रतिबिंब होता है ये सबसे बड़ा प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है, सबसे बड़ा प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो प्रतिबिंब बनेगा 2f से परे, यानी 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोल रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगा। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक तो क्या होता है, वस्तु जो प्रतिबिंब बनती है वो वस्तु से छोटी होती है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो प्रतिबिंब होती है वो वस्तु के बराबर होती है। और जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर जाने लगती है तो प्रतिबिंब क्या होती है, बड़ी होती जाती है वस्तु से। तो अगर 2f से दूर है तो जो वस्तु, सॉरी, जो प्रतिबिंब है वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये क्राइटेरिया तो मैच खा रहा। प्रतिबिंब कैसी है, वास्तविक और उल्टा है। प्रतिबिंब कैसी है, वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ पे जितने भी प्रतिबिंब बने हैं सारे प्रतिबिंब कैसे हैं, वास्तविक और उल्टा है। ठीक है, अब प्रतिबिंब बनी कहाँ है, 2f से परे, तो यानी कहाँ पे होगी प्रतिबिंब, या तो यहाँ पे होगी या तो यहाँ पे होगी। और ये कंडीशन कब बन सकती है, ये कंडीशन कब बन सकती है, ये तब बन सकती है जब वस्तु कहाँ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी हो। यानी जो चौथे नंबर की वस्तु रखी है यही जाके चौथे नंबर का प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। देखिए एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, यहाँ पे ये तो बोला है कि बस जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा, आवर्धित बनेगा, पर ये नहीं बोला है कि सबसे बड़ा बनेगा। ये नहीं बोला। अगर सबसे बड़ा बोला होता ना तब हम ये बोलते कि वस्तु कहाँ पे रखी है, फोकस पे, जो कि पांचवें नंबर की वस्तु है, और प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, अनंत पे बना है, जो कि पांचवें नंबर का प्रतिबिंब है। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। रडार शब्द में अंतिम आर का अर्थ क्या है, रेंजिंग है, रेडियो है, रोडवेज है, या फिर रिक्वायरमेंट है, बताइए। तो रडार का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो यानी अंतिम आर का मतलब क्या हो गया, रेंजिंग हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आर पूछ भी सकता है तो फर्स्ट आर का क्या हो जाएगा, रेडियो, डी से क्या हो जाएगा, डिटेक्शन, ए से एंड, और आर से क्या हो जाएगा, रेंजिंग। यहाँ पे अंतिम आर पूछा है इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किसमें नहीं किया जा सकता, फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बनाने में, और धातु विज्ञान के लिए, किण्वन के लिए, या फिर ब्रूअरीज में। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किस काम के लिए नहीं किया जा सकता। तो देखिए एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, किण्वन में भी जब भी कोई चीज़ हम फर्मेंट करते हैं उसके लिए भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यही फर्मेंटेशन का काम करते हैं। ब्रूअरीज मतलब क्या समझते हैं, जैसे शराब है, बियर है, शराब और बियर। तो शराब बियर बनाने में क्या एंटीबायोटिक्स, सॉरी, सूक्ष्म जीवों का उपयोग नहीं किया जाता, बताइए। क्या सूक्ष्म जीवों का उपयोग नहीं किया जाता शराब बनाने में, तो बिल्कुल किया जाता है, उसको भी फर्मेंट किया जाता है तब जाके शराब या फिर बियर बनती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। लेकिन धातु विज्ञान, फॉर मेटलर्जी के लिए कोई भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न,
एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? विटामिन ए, विटामिन 12, विटामिन के या फिर विटामिन सी? एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोला जाता है या फिर किसका रासायनिक नाम है? तो जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है। विटामिन सी क्या करता है? ये इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, साथ ही घाव भरने का काम करता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल, ठीक है। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। अब अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। तो ये काम क्या करता होगा? जब विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है तो ये काम क्या करता होगा? तो ये आँख की रोशनी बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है? आँख की रोशनी बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। और त्वचा के लिए भी ज़रूरी है। वहीं पे आ जाते हैं विटामिन बी 12 पे। तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन, ठीक है। साइनोकोबालामिन मतलब क्या है कि ये एक प्रकार का कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है। इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होते हैं। इसी की कमी से परनीसियस एनीमिया रोग हो जाता है, या फिर इसको हम एनीमिया भी बोल देते हैं। पर बेसिकली अगर अलग करके पूछा जाए तो कौन से रोग हो जाता है? परनीसियस एनीमिया रोग हो जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा ताकि याद रहे। परनीसियस एनीमिया रोग हो जाता है। खून का बनना, नर्वस सिस्टम के लिए विटामिन बी 12 जरूरी होता है। वहीं पे जो विटामिन की है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फाइलोक्विनोन होता है। और ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का जो थक्का जमता है उसके लिए विटामिन के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये खून के अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, विटामिन के की कमी हो जाती है तो जो रक्त बहना है उस वही कम नहीं होगा। जब ब्लड ही क्लॉट नहीं होगा तो रक्त स्राव होता रहेगा। तो जिस व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है उसमें रक्त स्राव कंटिन्यूसली होता रहता है, ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में पूछा था, तो एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से जैव घटक कौन है? पौधे, जंतु, मिट्टी। इसमें दिया है केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, या फिर एक, दो, तीन, सभी। बताइए। यहाँ पे जैव और जैव घटक के बारे में पूछा है। तो देखिए, जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, घटक होते हैं, घटक मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जैव घटक और दूसरे होते हैं अजैव घटक। तो जैव और अजैव घटक क्या होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो अजैव घटक वो होते हैं, या सॉरी, जैव घटक वो होते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं वो सब क्या कहलाती हैं? जैव घटक कहलाती हैं। अब जीवित में क्या क्या आ जाएगा? चाहे वो प्लांट्स आ जाएं, यानी पौधे आ जाएं, वो भी जीवित होते हैं। चाहे वो एनिमल आ जाएं, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो भी जैव घटक में आते हैं। या फिर कोई भी सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, ये भी तो जैव घटक में आते हैं। तो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये सब किस में आते हैं? जैविक घटक में आते हैं। अब जैविक घटक यानी जैव जीवित होने के लक्षण क्या है? तो अगर कोई भी वस्तु या व्यक्ति जीवित है तो वो ग्रोथ करेगा। अब मान लीजिए कोई कुर्सी है, कुर्सी अगर आप उसको छोड़े 2 साल 3 साल, क्या वो ग्रो करती है? अपने आप बड़ी होती है? नहीं होती, क्योंकि वो कैसे घटक है? अजैव घटक है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ जीवित है, जैव है, तो वो ग्रो करेगा। और साथ ही साथ अगर वो जीवित है तो वो श्वसन तो जरूर करेगा, और श्वसन के साथ साथ प्रजनन की क्रिया भी जीवित चीज़ों में, चाहे वो प्लांट्स देखिए, एनिमल्स देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी प्रजनन की क्रिया क्या होती है? अपने ही जैसे अदर ऑर्गेनिज्म बनाना, डॉटर सेल्स बनाना, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रजनन। अब चाहे वो वेजिटेटिव करे या फिर कैसे करे, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, बडिंग प्रोसेस के द्वारा, कैसे करती है वो मैटर नहीं करता। पर अगर प्रजनन की प्रोसेस हो रहा है, श्वसन कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो किस में आएगा? जीवित घटक में, जैव घटक में आएगा। अजैव घटक क्या होते हैं? जितने भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं सब किस में आती हैं? अजैव घटक में आती हैं। जैसे जल अजैव घटक में आएगा, एयर यानी वायु अजैव घटक में आएगा, सॉयल किस में आ जाएगा? अजैव घटक में आएगा, लाइट किस में आएगा? तो लाइट भी अजैव घटक में आएगा। वहीं पे टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी क्या होएगा? अजैव घटक में आएगा। इनमें कोई भी क्रिया, चाहे ग्रोथ, चाहे श्वसन, चाहे प्रजनन, कोई भी क्रिया यहाँ पे, कोई भी जीवन की क्रियाएं इनमें नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, ये जीवन को प्रभावित करते हैं। जितने भी जैव कंपोनेंट्स होते हैं, जीवित कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनको ये प्रभावित करते हैं, लेकिन ये खुद जीवित नहीं होते। तो वहाँ पे देखिए, यहीं पे इस प्रश्न में जैव घटक के बारे में, तो पौधे भी जीवित होते हैं, जंतु भी जीवित होते हैं, लेकिन सॉइल क्या है, मिट्टी क्या है, ये अजैव घटक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 और 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा रसायन घरेलू लॉन्ड्री और सैनिटाइजिंग में उपयोग होने वाला ब्लीच में उपस्थित है? पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम हाइपोक्लोराइड, मीथेन या फिर अमोनिया? बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड। जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है ना, ये घरेलू ब्लीच, लॉन्ड्रिंग में, सैनिटाइजिंग में यूज होता है। यानी ये कपड़े को साफ भी करता है और साफ करने के साथ साथ ये क्या करता है, कपड़े में जितने भी कीटाणु हैं उनको मारने का काम करता है। ठीक है, ये कपड़ा को साफ करेगा और उसके कीटाणुओं को मारता है। बाकी ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये अलग एक डिसइंफेक्टेंट है। और मीथेन क्या है? मीथेन तो एक प्रकार की गैस है। मीथेन क्या है? गैस है। अमोनियम ये क्लीनिंग में होता है यूज, अमोनिया का उपयोग क्लीनिंग में किया जाता है, पर ये एक प्रकार का क्या ब्लीच नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे ब्लीच की बात की है तो ये एक प्रकार का ब्लीच नहीं है, क्लीनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएस डेड डैश का प्रतीक है और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ। ड्यूटेरियम का प्रतीक है, डबनियम का प्रतीक है, डर्मेस्टेडियम का प्रतीक है या फिर डिप्रेशियम का प्रतीक है? किसका डीएस प्रतीक होता है? तो जो डीएस होता है ना वो डर्मेस्टेडियम का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पे ड्यूटेरियम का प्रतीक क्या होता है? डी होता है। डबनियम का प्रतीक क्या होता है? डीबी होता है। और डिप्रेशियम का प्रतीक क्या होता है? डीवाई होता है। क्या होता है? डीवाई होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूत्र मूत्राशय में जमा हो जाता है और डेड डैश नामक पेशी नली के अंत में मूत्र रंध्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। देखिए मूत्र जो होता है वो जमा कहाँ पे होता है? मूत्राशय में। और कौन से नाम के पेशी नली के अंत में मूत्र रंध्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ये आपसे पूछा है। यूरेटर यानी मूत्र वाहिनी, किडनी यानी विक्र, यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग, एनस यानी गुदा। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर होता है, मूत्र कहाँ पे जमा होता है? ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, यहाँ पे मूत्र जमा होता है। ठीक है। इसके बाद एक जो पेशी नली होती है, उस पेशी नली को क्या बोलते हैं? उस पेशी नली को बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोला जाता है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से होते हुए जो ये मूत्र रंध्र होता है, इससे यूरिन कहाँ चला जाता है? बाहर निकल जाता है। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं यूरेटर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी बोलते हैं, जो कि किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक मूत्र लाने का काम करती हैं। ये किडनी से यूरिन लाएंगी और कहाँ तक ले आएंगी? यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आएंगी। फिर उसके बाद ब्लैडर में जो यूरिन है वो इकट्ठा रहेगा और जब जो जितना ब्लैडर की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा यूरिन होने लग जाएगा, तब क्या होगा? ये यूरेथ्रा के माध्यम से मूत्र रंध्र से होते हुए बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन क्या दिया है? एनस। एनस ये डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से संबंधित है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे ये तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। मूत्र वाहिनी हमने देख लिया, ये किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक लाती हैं। और ब्लैडर क्या करता है? स्टोर करता है, किडनी होगा नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यूरेथ्रा, या फिर इसको क्या बोला जाता है? मूत्र मार्ग बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोट्स किस जगत के अंतर्गत आते हैं? मोनेरा, फंगी, प्रोटोजोआ या फिर प्लांटी? जितनी भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किस में आते हैं? मोनेरा में। किस में आते हैं? मोनेरा में। जो मोनेरा होते हैं ना, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट वाले जीव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया। क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होती है? बैक्टीरिया एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक जीव होती है। वहीं पे जो फंगस होते हैं, फंगस में न्यूक्लियस पाया जाता है, कहने को बोल सकते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पे होता है। इसीलिए क्या होते हैं? एक प्रकार की यूकैरियोटिक जीव होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक जीव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो मशरूम होता है ना, मशरूम भी कैसा होता है? एक प्रकार का फंगस है और ये यूकैरियोटिक जीव है। वहीं पे जो प्रोटोजोआ है ये एक कोशिकीय जरूर होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं, सॉरी यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक।
ठीक है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं, अमीबा इसी में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा। और जो प्लांटी होते हैं, प्लांट तो पता है ये मल्टीसेलुलर होते हैं यानी बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। साथ ही साथ ये फोटोसिंथेसिस करने का भी काम करते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। तो यहाँ पे ए यूकैरियोटिक सॉरी प्रोकैरियोटिक पूछा है तो प्रोकैरियोटिक कौन से होंगे, मोनेरा होंगे। बाकी फंगी, प्रोटोजोआ, प्लांटी ये सब क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा प्रकृति में डैश डैश होता है, आकर्षक होता है, प्रतिकारक होता है, गैर रूढ़िवादी नॉन कंजर्वेटिव होता है, या फिर मे बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। आकर्षक और प्रतिकारक दोनों हो सकता है। बताइए कैसा होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जो पृथ्वी अपनी तरफ किसी भी वस्तु को आकर्षित करती है, किसी भी वस्तु को खींचती है, वो सब क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। जो ग्रेविटी फोर्स होती है पृथ्वी के पास, उसके कारण ही वो किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। अगर आप ऊपर से कोई भी वस्तु गिराते हैं तो देखिए ना वो दाएं जाएगा, ना बाएं जाएगा, ना ऊपर जाएगा, डायरेक्ट वो किधर आता है, नीचे की डायरेक्शन में आता है। क्यों आता है, क्योंकि अर्थ जो है, पृथ्वी है, वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो कि किस नेचर का होता है, आकर्षक नेचर का होता है। वो अपने और किसी भी वस्तु को खींचता है, आकर्षित करता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कैसा होता है, आकर्षक। एक यहाँ पे दिया है नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, रूढ़िवादी यहाँ पे नहीं, नॉन कंजर्वेटिव। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो नॉन कंजर्वेटिव नहीं होता है, वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा होता है, एक्चुअली में वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशालकाय समुद्री लहरों को क्या जाना जाता है, जो पनडुब्बी, भूकंपों और ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण समुद्र तल के अचानक आंदोलन से उत्पन्न होती हैं। किस नाम से जाना जाता है, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन जिसको लैंडस्लाइड्स भी बोलते हैं, या फिर ओशियन एक्टिविटीज या समुद्री गतिविधियों के नाम से जाना जाता है। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, सुनामी। देखिए सुनामी क्या होती हैं, बहुत बड़ी जो समुद्र की लहरें होती हैं ना, उनको क्या बोला जाता है, सुनामी बोला जाता है। अब ये समुद्र के अंदर बहुत सारी गतिविधियों, चाहे पनडुब्बी के भूकंप हो, ज्वालामुखी विस्फोट हो, इन सभी कारण से जो अचानक से समुद्र में ये आंदोलन होता है ना, उसके कारण ये क्या होती है, अचानक हिलने के कारण ये उत्पन्न होती हैं। बाकी ये जो साइक्लोन्स है, साइक्लोन्स क्या होता है, ये वायुमंडलीय तूफान होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय तूफान के कारण उत्पन्न होते हैं, या फिर बोलेंगे कि वायुमंडलीय तूफान होता है। ठीक है, क्या, साइक्लोन्स। लैंडस्लाइड्स तो आप सभी को पता है कि लैंडस्लाइड्स या भूस्खलन क्या होता है, जो ज़मीन और पहाड़ ये क्या होते हैं, खिसकते हैं ना, जो पहाड़ खिसकता है, ज़मीन खिसकते हैं पहाड़ की, तो ये सब किस में आ जाएंगे, भूस्लाइड्स में आ जाएंगे। ओशियन एक्टिविटी ये एक नॉर्मल सी शब्द है, जो समुद्र की गतिविधियाँ होती हैं उसी को क्या बोलते हैं, ओशियन एक्टिविटीज़ बोल दिया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निसिल कणिकाओं में होता है इओसिनोफिल और ग्लियल सेल, न्यूरॉन या फिर लिम्फोसाइट। बताइए निसिल कणिकाएं कहाँ पे पाई जाती हैं। तो जो निसिल कणिकाएं होती हैं ना, वो केवल और केवल कहाँ पे पाई जाती हैं, न्यूरॉन में पाई जाती हैं, जिसको निसिल्स ग्रेन्यूल्स या बॉडीज भी कहा जाता है। और ये क्या करती हैं, ये प्रोटीन बनाने का काम करती हैं। क्या करती हैं, प्रोटीन बनाने में मदद करती हैं। किसमें, न्यूरॉन में पाई जाती हैं और प्रोटीन बनाने में मदद करती हैं। न्यूरॉन का जो सेल बॉडी वाला पार्ट होता है ना, ठीक है, सेल बॉडी वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे ये पाई जाती है। इओसिनोफिल क्या होता है, ये एक प्रकार का WBC है, श्वेत रक्त कणिका है, जो कि क्या करता है, सुरक्षा करने का काम, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, वायरस बैक्टीरियल, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ग्लियल सेल्स क्या होती हैं, ये सहायक कोशिकाएं होती हैं, निसिल्स कण नहीं होते हैं। लिम्फोसाइट क्या होता है, ये भी एक प्रकार का प्रतिरक्षा कोशिका होता है। लिम्फोसाइट क्या होते हैं, प्रतिरक्षा कोशिका होती है। ठीक है, तो चारों चीज़ें क्लियर हो गई। क्या होता है, यूसिनोफिल एक प्रकार की WBC है, जो कि एलर्जी या फिर जो कोई भी परजीवी संक्रमण है उनसे बचाने का काम करती है, चाहे बैक्टीरिया चाहे वायरस। ग्लियल सेल ये क्या करती है, न्यूरॉन को सपोर्ट करती है, और सपोर्ट के साथ साथ ये न्यूरॉन को क्या करती है, पोषण देती है। क्या देती है, पोषण देती है। और इसमें निसल्स कणिकाएं नहीं पाई जाती। न्यूरॉन में निसल्स कणिकाएं पाई जाती हैं, जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करती हैं। और लिम्फोसाइट क्या होती है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिका होती है। जितने भी शरीर के रोग होते हैं, शरीर के रोगों से लड़ने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कंकाल की मांसपेशियों की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? मायोफिब्रिल कहलाती है, सार्कोमियर कहलाती है, फाइबर कहलाती है या फिर पूलिका कहलाती है? क्या कहलाती है बताइए? कंकाल की मांसपेशी की कार्यात्मक इकाई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सार्कोमियर। क्या हो जाएगा? सार्कोमियर। मांसपेशी की सबसे छोटी जो कार्यात्मक इकाई होती है ये क्या होती है? सार्कोमियर होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, यहीं पे होता है। आपने सुना होगा कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना वो यहीं पे सार्कोमियर में ही होता है। मायोफिब्रिल क्या होता है? ये मांसपेशी के अंदर जो एक लंबी संरचना पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मायोफिब्रिल बोलते हैं। इसमें कई सारे सार्कोमियर होते हैं, यानी सार्कोमियर से ही मिलके क्या बनती है? मायोफिब्रिल बनती है। ये कई सारे सार्कोमियर जुड़े और जोड़ के एक लंबी संरचना बनाते हैं जिसको मायोफिब्रिल बोला जाता है। फाइबर क्या होता है? मसल्स फाइबर, ये पूरी मांसपेशी कोशिका ही होती है। तो बाकी इस प्रश्न का यहाँ पे पूछा था कंकाल की मांसपेशी की कार्यात्मक इकाई। कार्यात्मक यानी सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या होगी? सार्कोमियर। और सार्कोमियर से जुड़ के क्या बना? मायोफिब्रिल बना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन B1 या फिर विटामिन सी? तो देखिए अभी हम इसको पढ़ के आए हैं कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन की, जिसको हम फिलोक्वेनॉन भी बोलते हैं। जो विटामिन डी होता है ये क्या करता है? बोन को मजबूत रखने का काम करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। कौन करेगा? विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कराता है। और अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट्स रोग हो जाएगा, जो कि बच्चों में और जो सयाने होते हैं उनमें क्या हो जाएगा? हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। विटामिन B1 क्या होता है? ये नर्वस सिस्टम और को मेंटेन करने का काम करता है, साथ ही ये ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है या ऊर्जा उत्पादन करता है। ठीक है। अगर विटामिन B1 की कमी हो जाए तो एक रोग हो जाता है जिसको क्या बोला जाता है? बेरी बेरी के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी अभी हम पढ़ चुके हैं कि इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ठीक है। ये इम्यूनिटी, घाव भरने में काम करता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये रहे कुछ आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने डिटेल में यहाँ पे पढ़ा। एक प्रश्न से और कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं वो भी हमने साथ ही साथ डिस्कस करते चला है। जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ रहे हैं ना वो कोई ऐसे ही ये वे नहीं पढ़ रहे हैं, अननेसेसरी चीज़ें नहीं है। वही चीज़ें हम यहाँ पे एक्स्ट्रा में भी पढ़ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिनसे रिलेट करके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट की क्लासेस जरूर देखिएगा। एक प्लेलिस्ट बनी है जहाँ पे सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस स्टडी हैं, एक एक करके आप कंप्लीट करेंगे तो उससे क्या होगा? आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी थ्योरी वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो, कोई भी आपकी क्लासेस डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।